साथियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज में, जिसमें कहानी चल रही है अमरजीत का विवाह उर्फ कर्नाटक की लड़ाई की। जिसमें अब तक आपने जाना कि राजा के तीनों पुत्रों और सेनापति को महोबा के वीरों ने कैद कर लिया। फिर उन्हें कैद से मुक्त करवाने के लिए राजा चंदन अपनी मायावी सेना के साथ रणभूमि में उतरता है, परंतु महोबा के वीरों के शौर्य के सामने उसकी मायावी सेना भी हार जाती है और राजा चंदन हाथ में तलवार लिए रणभूमि में खड़े होकर आल्हा को ललकारता है कि यदि तुम सच में वीर हो तो आओ, मेरा और तुम्हारा सीधा युद्ध हो जाए। आमने सामने का संग्राम, जो जीतेगा उसकी बात सर्वमान्य होगी। क्षण भर के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। सभी की दृष्टि आल्हा पर टिक गई। फिर राजा चंदन ने आगे कहा, इस युद्ध से ही निर्णय होगा कि क्या मेरे पुत्र और मेरा सेनापति मुक्त होंगे या फिर तुम्हारे पुत्र अमरजीत का विवाह होगा। यदि मैं विजयी हुआ तो मेरे बंदी तुरंत मुक्त किए जाएंगे और अमरजीत को भी मेरे चरणों में झुकना होगा और बिना सवाल किए तुम महोबा लौट जाओगे। पर यदि तुम जीते तो मैं स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्रों की मुक्ति का त्याग कर दूंगा और अमरजीत के विवाह में कोई बाधा नहीं डालूंगा। फिर दोनों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब रणभूमि के मध्य दोनों योद्धा आमने सामने खड़े थे। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले भाग में जाना। अब कहानी में आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, आकाश रक्त सा लालिमा लिए और हवा स्थिर था। सैनिक घेरा बनाए सांस रोके देख रहे थे कि अचानक राजा चंदन ने सिंह की गर्जना के साथ पहला वार किया। उनकी तलवार सीधी आल्हा के मस्तक की ओर बिजली की तरह गिरी। आल्हा ने फुर्ती से ढाल उठाई और टन की भीषण आवाज के साथ रणभूमि कांप गई। ऐसी भीषण टक्कर हुई कि चिंगारियां चारों ओर बिखर गई। ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि मानो दो वज्र टकरा गए हों। परंतु राजा चंदन रुके नहीं। तुरंत उन्होंने घूमकर कमर की ऊंचाई पर वार किया। आल्हा ने पीछे हटते हुए अपनी तलवार से उस वार को रोका और उसी गति से पलटवार कर दिया। आल्हा के तलवार की धार ने चंदन के कवच को छुआ, जिससे एक लंबी रेखा उभर आई। क्रोध में राजा चंदन ने फिर एक गहरी हुंकार भरी। अब दोनों की गति पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। तलवारें इतनी तेजी से चल रही थी कि केवल चमकती रेखाएं ही दिखाई दे रही थी। कभी ऊपर से वार, कभी नीचे से, कभी दाएं, कभी बाएं। हर प्रहार में पूरी शक्ति और कौशल था। दोनों किसी से कम नहीं थे। दोनों दल के सैनिक अपनी अपनी सांसें रोके इस युद्ध को देख रहे थे। राजा चंदन ने छलांग लगाकर आकाश से वार किया। बचाव में आल्हा नीचे झुके और राजा चंदन की तलवार आल्हा के सिर के ऊपर से हवा चीरती हुई निकल गई। उसी क्षण आल्हा ने घूमकर ऐसा वार किया कि चंदन को पीछे हटना पड़ा। उनकी एड़ी धूल में धंस गई। कर्नाटक की सेना से हर्ष की आवाज उठती तो महोबा के वीर भी प्रत्युत्तर में गर्जना करते, पर घेरा टूटा नहीं। सभी को परिणाम का इंतजार था, क्योंकि यह युद्ध केवल दो योद्धाओं का महासंग्राम ही नहीं बल्कि एक निर्णायक युद्ध था। अब राजा चंदन ने पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने लगातार 5 तीव्र वार किए। पहला कंधे पर, दूसरा जांघ की ओर, तीसरा गर्दन की दिशा में, चौथा पेट पर और पांचवा सीधा हृदय की ओर। परंतु राजा चंदन के हर वार को आल्हा रोकते गए, कभी ढाल से, कभी तलवार की धार से। पर पांचवा वार इतना प्रचंड था कि आल्हा की ढाल 2 टुकड़े में टूट गई, जिससे महोबा के सैनिकों के हृदय धड़क उठे। अब आल्हा बिना ढाल के थे और राजा चंदन की आंखों में विजय की चमक उभर आई। और फिर उन्होंने गरजते हुए आगे बढ़कर और घातक प्रहार किया। पर उसी क्षण आल्हा ने अद्भुत फुर्ती दिखाई। वे बाएं घूमे और चंदन की तलवार को अपनी तलवार से ऊपर की ओर ढकेल दिया और इसके साथ ही उसी घुमाव में ऐसा जबरदस्त वार किया कि राजा चंदन का मुकुट उछलकर दूर जा गिरा और क्षण भर के लिए दोनों की तलवारें आपस में अटक गई। अब दोनों के चेहरे आमने सामने थे और दोनों की आंखों में अग्नि थी। तभी राजा चंदन ने दांत भींचकर तलवार छुड़ाई और कोहनी से प्रहार किया, जिससे आल्हा एक कदम पीछे हटे, पर तुरंत संतुलन बनाकर फिर आगे बढ़े। अब दोनों घायल थे, कवच कट चुके थे, बाहों पर रक्त की धारियां चमक रही थी, पर किसी की गति धीमी नहीं हुई। हर वार पहले से ज्यादा घातक होता जा रहा था। आल्हा ने अचानक छलांग लगाई और ऊपर से घुमावदार वार किया।
चंदन ने तलवार सीधी खड़ी करके उस वार को रोकना चाहा। धातु की टक्कर से फिर चिंगारियां बरस पड़ी, पर इस बार प्रहार की शक्ति इतनी थी कि चंदन घुटने के बल झुक गए और तभी महोबा के सैनिकों की ओर से दबी हुई गर्जना उठी। इधर राजा चंदन ने तुरंत उठकर पलटवार किया। उनकी तलवार ने आल्हा के कंधे को चीर दिया। रक्त की बूंदें धूल में गिर पड़ी। यह देखकर दोनों सेनाओं की सांसें थम गई, पर आल्हा डगमगाए नहीं। उन्होंने घाव की परवाह किए बिना पूरी शक्ति से तलवार घुमाई। एक ऐसा प्रहार जो सीधे चंदन की तलवार पर पड़ा और एक झन्नाटेदार ध्वनि हुई और राजा चंदन की पकड़ तलवार पर ढीली पड़ गई। उनकी तलवार हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और अब रणभूमि में पूर्ण मौन छा गया। आल्हा की तलवार अब चंदन की गर्दन के समीप थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। धूल और रक्त से सना वह दृश्य इतिहास में अमर हो चुका था। यह केवल तलवारबाजी नहीं थी, यह दो महासूरों का ऐसा संग्राम था जिसमें हर बार मृत्यु का निमंत्रण था और हर रोक जीवन की जीत। राजा चंदन की तलवार दूर जा गिरी। वे निहत्थे खड़े थे, सीना ऊंचा पर हथियार विहीन। आल्हा ने अपनी तलवार उनकी गर्दन के पास रोकी। क्षण भर के लिए सबको लगा कि राजा चंदन का अब अंत निश्चित है, पर तभी आल्हा ने तलवार पीछे खींच ली और आल्हा ने ऊंचे स्वर में गरजते हुए कहा, राजा चंदन, महोबा के वीर निहत्थे पर वार नहीं करते। हमारी तलवार केवल शस्त्रधारी से टकराती है। इतना कहकर आल्हा ने अपनी तलवार भी भूमि पर रख दी। अब दोनों दल की सेनाओं में हलचल मच गई। ऐसा धर्म पालन करने वाला बिरला ही देखने को मिलता है। आल्हा का यह रूप देख राजा चंदन की आंखों में आश्चर्य और सम्मान की झलक उभर आई, पर अगले ही क्षण उनका योद्धा स्वभाव जाग उठा। राजा चंदन ने कहा, ठीक है आल्हा, तो अब निर्णय बाहुबल से होगा। और उसी क्षण दोनों ने एक दूसरे की ओर झपट्टा मारा। मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों महाबली एक दूसरे से गुथ गए। भुजाएं आपस में जकड़ गई। दोनों की पैरों की धमक से एक बार फिर धरती कांप उठी। राजा चंदन ने पहला दांव लगाया। उन्होंने आल्हा की कमर पकड़कर उन्हें उठाने का प्रयास किया, पर आल्हा ने पैरों को मजबूती से जमाए रखा और कंधे से जोर लगाकर चंदन को पीछे ढकेल दिया। धूल का गुबार एक बार फिर उठ पड़ा। चंदन ने फिर अगली चाल बदली। उन्होंने तेजी से आल्हा की जांग पकड़कर आल्हा को गिराने की कोशिश की, पर आल्हा ने संतुलन बनाए रखा और पलटकर राजा चंदन की कलाई मरोड़ दी, जिससे राजा चंदन दर्द से कराह उठा, पर तुरंत मुक्त होकर उसने आल्हा को पकड़ लिया। अब दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे। इसी तरह कई घंटों तक दोनों में गुत्थम गुत्थी चलती रही, कभी आल्हा आगे तो कभी चंदन। तभी जैसे ही राजा चंदन को मौका मिला, राजा चंदन ने अचानक अपनी पूरी शक्ति लगाकर आल्हा को उठाया और भूमि पर पटक दिया, जिसे देख महोबा की सेना के हृदय धड़क उठे। परंतु आल्हा तुरंत पलटे और धरती से उछलकर खड़े हो गए, मानो गिरना उनके लिए केवल एक क्षणिक विराम था। अब आल्हा ने अपना प्रसिद्ध दांव लगाया। उन्होंने चंदन के दोनों हाथ जकड़े और कंधे से जोर लगाकर उन्हें घुमाया और जोरदार झटका देकर भूमि पर पटक दिया। धड़ाम की आवाज से जैसे धरती कांप गई। फिर राजा चंदन ने जैसे ही उठने का प्रयास किया कि आल्हा ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार आल्हा ने कंधा दांव लगाया। चंदन को कंधे पर उठाकर पूरी शक्ति से पीछे की ओर फेंक दिया, जिसे देख कर्नाटक की सेना के मुंह से आह निकल पड़ी। राजा चंदन के कवच पर धूल और रक्त मिल गए थे। श्वास भारी हो चुकी थी, भुजाएं थकने लगी थी, पर आल्हा अब भी रणभूमि में अडिग खड़े थे। घायल होने पर भी उसकी शक्ति कम नहीं हुई थी। अंतिम प्रयास में राजा चंदन ने एक बार फिर से झपट्टा मारा, पर आल्हा ने उसका हाथ पकड़कर ऐसा मोड़ा कि राजा चंदन अपना संतुलन खो बैठा और फिर क्षण भर में ही आल्हा ने राजा चंदन को घुटनों के बल झुका दिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। यह देख पूरा रणक्षेत्र मौन हो गया। राजा चंदन भूमि पर पराजित थे। आल्हा उनके ऊपर विजय मुद्रा में खड़े थे। फिर आल्हा ने गंभीर स्वर में राजा चंदन से कहा, राजा चंदन, आज तुम्हारी तलवार भी गिरी और तुम्हारा बाहुबल भी थक गया है। अब निर्णय स्पष्ट है। आगे आल्हा ने दहाड़ते हुए कहा, राजा चंदन, वचन निभाना ही एक सच्चे राजा की पहचान है। यह सुनते ही राजा चंदन ने भारी श्वास लेते हुए अपना सिर झुका लिया। आज की इस निर्णायक लड़ाई में आल्हा विजयी हुआ था, जिसे कर्नाटक के राजा चंदन और उसके सैनिकों ने स्वीकार किया।
फिर क्या था? क्षण भर बाद ही महोबा की सेना से गगनभेदी जयघोष गूंज उठा। जय महोबा और जय आल्हा उदल की। धूल से भरी रणभूमि में धर्म और वीरता की विजय घोषित हो चुकी थी। रणभूमि की धूल अभी बैठी भी न थी कि युद्ध दृश्य स्पष्ट हो चुका था। राजा चंदन भूमि पर पराजित पड़े थे और आल्हा विजयी मुद्रा में खड़े थे। कुछ क्षण पहले तक जो राजा अभिमान से दहक रहा था, अब उसके पास पराजय स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं था। धीरे धीरे राजा चंदन उठे और उन्होंने भारी स्वर में कहा, आल्हा, आज मैं पराजित हुआ हूं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। फिर तो महोबा की सेना से गर्जना उठना स्वाभाविक था, पर आल्हा ने हाथ उठाकर सबको शांत कर दिया। फिर वे आगे बढ़े। उनकी आंखों में कठोर चेतावनी थी। वे गरजे, राजा चंदन, यदि तुम्हारे मन में अभी भी कोई अभिलाषा शेष हो, यदि कोई और दांव, कोई और छल शेष हो, तो अभी पूरा कर लो। या फिर यदि युद्ध समाप्त करना चाहते हो तो अपनी प्रतिज्ञा निर्विरोध पूरी करो। और एक बात ध्यान रहे, यदि प्रतिशोध की भावना से महोबा की सेना कर्नाटक के किले में प्रवेश कर गई तो कर्नाटक का विनाश निश्चित होगा। आल्हा के ये शब्द वज्र की तरह गिरे। राजा चंदन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक बार चारों तरफ देखा तो चारों ओर महोबा के वीर अडिग खड़े थे। उदल, मलखान, ढेवा, तालन सैयद, इंदल, ब्रह्मानंद, सूरजमल, रुपनवारी, सबकी आंखों में वही दृढ़ निश्चय था जो आल्हा की आंखों में था। अतः समय की मांग को देखते हुए राजा चंदन ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ दिए। अब उसके शब्दों में क्रोध नहीं, विनम्रता थी। उसने कहा, महावीर आल्हा, मैंने जो सुना था महोबा के बारे में, आज अपनी आंखों से देख लिया। आज समझ आया कि वहां केवल तलवार नहीं, धर्म और नारी सम्मान भी सर्वोपरि है। अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह अमरजीत से करने में कोई संकोच नहीं, बल्कि मुझे गर्व है कि मेरी पुत्री ऐसे राज्य में जाएगी जहां वीरता और मर्यादा साथ साथ चलते हैं। क्षण भर रुककर उसने आगे कहा, परंतु मेरी एक प्रार्थना है, मेरे पुत्रों और मेरे सेनापति को मुक्त कर दीजिए और आप सब बारात सजाकर कर्नाटक पधारें। मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे किले में आपका भव्य स्वागत होगा। राजा के अनुरोध पर रणभूमि में सन्नाटा छा गया। अब सबकी दृष्टि आल्हा पर थी। आल्हा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा चंदन, हम वचन के पक्के हैं, पर स्मरण रहे, यदि फिर कोई विश्वासघात हुआ तो कर्नाटक का किले का समूल नष्ट होगा। यह आल्हा का वचन है। आल्हा की कठोर वाणी सुनकर राजा चंदन ने सिर झुका लिया और शांत स्वर में बोला कि महावीर आल्हा, मैं शपथ लेता हूं कि अब ना तो कोई छल होगा और ना ही कोई विश्वासघात। राजा चंदन की आंखों में अब भय और क्रोध नहीं, बल्कि सम्मान था। फिर आल्हा ने संकेत किया और महोबा के सैनिकों ने आगे बढ़कर राजा चंदन के पुत्रों और सेनापति को मुक्त कर दिया। बंधनों से छूटते ही वे अपने राजा के पीछे आ खड़े हुए, लज्जित पर सुरक्षित। राजा चंदन ने अंतिम बार रणभूमि की ओर देखा, फिर अपनी सेना को संकेत दिया, परंतु इस बार ना तो ढोल बजे और ना ही शंख फूके गए। पराजित सेना मौन थी। धीरे धीरे कर्नाटक की सेना अपने किले की ओर लौट चली। इधर महोबा के वीर विजय की आभा में खड़े थे, पर उनके चेहरे पर अहंकार नहीं था, केवल संतोष था। अब रणभूमि युद्ध से विवाह की तैयारी की ओर बढ़ने लगी थी। रक्त से रंगा मैदान शीघ्र ही मंगल गीतों का साक्षी बनने वाला था। रणभूमि की धूल अभी पूरी तरह बैठी भी न थी कि महोबा के शिविर में जयघोष गूंज उठा, जय महोबा, जय आल्हा उदल की। अब वह घड़ी आ पहुंची थी जिसका इंतजार स्वयं भाग्य कर रहा था। प्रातःकाल की स्वर्णिम किरणें जब शिविर के सफेद तंबुओं पर पड़ी, तब तक सुगंधित धूप और चंदन की महक वातावरण में फैल चुकी थी। एक विशाल मंडप सजाया गया। मंडप के मध्य स्वर्ण कलश रखे गए, जिनमें गंगा जल, गुलाब जल और केवड़े की सुगंध मिली हुई थी। चारों ओर वैदिक मंत्रों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। अमरजीत को पीला वस्त्र धारण कराकर चांदी की चौकी पर बैठाया गया। फिर सुगंधित उबटन लाया गया, जिसमें केसर, चंदन, कस्तूरी और गुलाब की पंखुड़ियां मिली हुई थी, जिसे अमरजीत के अंगों पर लगाया गया। जब उबटन का सुनहरा रंग उसके तेजस्वी शरीर पर चमका तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो सूर्य की आभा स्वयं उतर आई हो। फिर शीतल जल से उसे नहलाया गया,
जल की हर धार के साथ मंगल गीत गूंज रहे थे। स्नान के उपरांत अमरजीत को राजसी वस्त्र पहनाए गए। गहरा केसरिया अंगरखा, जिसकी कढ़ाई में स्वर्ण धागों से युद्ध और विजय के चिन्ह बने थे। कमर में रत्न जड़ित कटार, कंधों पर रेशमी दुपट्टा, माथे पर चंदन और केसर का तिलक, जो उसके वीरत्व और विवाह दोनों का प्रतीक था। फिर सबसे विशेष क्षण आया। उसके सिर पर सुसज्जित किया गया मोर पंख और रत्नों से जड़ा हुआ सेहरा। सेहरे की मोतियों की लड़ियां जब उसके चेहरे पर झूलने लगी तो वीरता और सौंदर्य का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। उसकी कलाइयों में सोने के कड़े, गले में मोतियों की माला और तलवार कमर में सजा दिया गया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं कामदेव ने वीर रूप धारण कर लिया हो। तंबू के बाहर उनका प्रिय श्वेत घोड़ा भी सजाया जा रहा था। उसके माथे पर चांदी का फाल, गले में घुंघरू और रत्न जड़ित पट्टा। घोड़े की पीठ पर लाल और सुनहरी मखमली आच्छादन बिछाया गया। जब घोड़ा हिनहिनाया तो ऐसा लगा मानो वह भी इस मंगल क्षण का सहभागी होने पर प्रसन्न हो। महोबा के वीर, जो कल तक रणभूमि में रक्त रंजित थे, वो आज प्रसन्नता से झूम उठे। ढोल नगाड़े सहनाइयां गूंज उठी। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। आल्हा ने आगे बढ़कर अमरजीत के मस्तक पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह दोनों झलक रहे थे। उदल मुस्कुराए और आल्हा से बोले कि भैया, आज तलवार नहीं, सेहरा शोभा दे रहा है अमरजीत को। पूरा शिविर पुष्प वर्षा से भर उठा और जब शुभ मुहूर्त आया तो अमरजीत ने धीरे से घोड़े की लगाम थामी और एक क्षण को उसने आकाश की ओर देखा, मानो देवताओं का आशीर्वाद मांग रहा हो। फिर वह श्वेत घोड़े पर सवार हुआ। घुंघरुओं की मधुर ध्वनि, नगाड़ों की गूंज और जय महोबा का उद्घोष, पूरा वातावरण मंगलमय हो उठा था। अब अमरजीत रणभूमि का विजेता नहीं, बल्कि विवाह का दूल्हा बनकर कर्नाटक की ओर बढ़ चला था। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़कर चमक रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भाग्य उसका पथ अवलोकित कर रहा हो। उधर कर्नाटक के किले में भी रणभूमि की गर्जना अब शांत हो चुकी थी। धूल बैठ चुकी थी। तलवारों की टंकार की जगह अब शहनाइयों की मधुर तान गूंज रही थी। कर्नाटक का विशाल किला दीपमालाओं से जगमगा उठा था। ऊंची प्राचीरों पर केसरिया और लाल पताकाएं लहरा रही थी। मुख्य द्वार पर आम्र पल्लव और अशोक की बंधनवार सजी हुई थी। सुगंधित धूप और केवड़े की महक वातावरण में तैर रही थी। आज किले में युद्ध नहीं, विवाह का उल्लास था। प्रातःकाल की कोमल किरणें जब महल की झरोखे से भीतर आई, तब तक महल के अंतःपुर में एक स्वर्णिम मंडप सज चुका था। रजत कलशों में गंगा जल, गुलाब जल और केसर मिश्रित जल रखा गया था। चांदी की चौकी पर रेशमी वस्त्र बिछाए गए। फिर भानुमति की सखियां धीरे धीरे उसे वहां लेकर आई। उसके केस खुले थे, लंबे, काले और सुगंधित। पहले हल्दी की रस्म हुई। सखियों ने हंसते हुए केसर और चंदन से बना उबटन उसके गालों पर लगाया, जिससे उसकी गोरी त्वचा पर हल्दी की सुनहरी आभा खिल उठी, मानो भोर की पहली किरण धरती पर उतर आई हो। फिर गुलाब की पंखुड़ियों से भरे जल से उसका स्नान हुआ। जल की हर धार के साथ सखियों की हंसी और मंगल गीत गूंज उठते। भानुमति की आंखें झुकी थी, पलकों पर लाज का मधुर कंपन था। स्नान के पश्चात राजकुमारी को लाल और सुनहरे रंग का रेशमी लहंगा पहनाया गया, जिसकी किनारी पर स्वर्ण धागों से बेल बूटे और कमल अंकित थे। चोली पर महीन कढ़ाई और ऊपर से पारदर्शी चुनरी, जिस पर मोतियों की झिलमिल करती झालर लटक रही थी। जब चुनरी उसके सिर पर सजी तो ऐसा लगा मानो चांदनी बादलों में ढक गई हो। उसके बालों में मोगरे और चमेली की मालाएं गूंथी गई। माथे पर मांग टीका दमक उठा। बिंदी ऐसी जैसे रक्तिम चांद, और कानों में झूमर, नाक में मोती जड़ा नथ, गले में बहुमूल्य हार, एक रत्न जड़ित और एक मोतियों का, और एक माँ का दिया हुआ मंगलसूत्र। हाथों में मेहंदी की गहरी लाली, जिसमें अमरजीत का नाम छुपा था। चूड़ियों की खनक जैसे मधुर राग छेड़ रही थी। पायल की रुनझुन से कच्छ गूंज उठा। हर कदम पर घुंघरुओं की ध्वनि, मानो आंगन में स्वयं वसंत उतर आया हो। जब सखियों ने दर्पण राजकुमारी के सामने रखा और जब राजकुमारी ने पहली बार स्वयं को दुल्हन के रूप में देखा, तो क्षण भर को उसकी सांसें थम गई। नेत्रों में प्रेम, लज्जा और प्रतीक्षा तीनों का संगम झलक उठा। उसके अधरों पर हल्की मुस्कान तैर गई, मानो मन ही मन वह अपने वीरवर की छवि देख रही हो, और उसके हृदय में पिछली स्मृतियां कौंध उठी।
रणभूमि का वह क्षण जब अमरजीत ने साहस और प्रेम दोनों का परिचय दिया था, आज वही वीर उसका जीवन साथी बनने आ रहा था। पूरा कर्नाटक किला पुष्पों से सज चुका था। राज दरबार में रत्न जड़ित दीपक जल उठे थे। शहनाई की धुन हवाओं में तैर रही थी। नर्तकियां मंगल गीत गा रही थी। आकाश में कबूतर उड़ाए गए, मानो शांति और प्रेम का संदेश दे रहे हो। राजा चंदन भी आज गंभीर नहीं, एक पिता के रूप में प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। भानुमति झरोके से दूर आकाश की ओर देख रही थी, जहां से बारात आने वाली थी। उसकी पलकों में स्वप्न थे, हृदय में हल्की धड़कन। हर घड़ी उसे प्रतीत होता कि मानो घोड़े की टाप सुनाई दे रही हो। और जब दूर से नगाड़ों और शहनाइयों की ध्वनि आई, तो उसका हृदय जैसे थम सा गया। आज रणभूमि का वीर उसके जीवन का वर बनकर आने वाला था। उस क्षण कर्नाटक के किले में न युद्ध की गंध थी, न प्रतिशोध की ज्वाला, केवल प्रेम, लज्जा और एक नवजीवन की मधुर शुरुआत। वीर अमरजीत राजसी अश्व पर सवार थे। मस्तक पर केसरिया साफा, उस पर हीरो जड़ा कलंगी, कंधों पर रेशमी अंगरखा, कमर में तलवार। पर आज वह युद्ध के लिए नहीं, विवाह के लिए सजी थी। उसके साथ महोबा के वीर सैनिक, हाथियों की कतार, घोड़ों की टाप, नगाड़ों की गूंज और शहनाइयों की मधुर धुन। आकाश में गुलाल उछल रहा था। जनता जयघोष कर रही थी, वीर अमरजीत की जय। इधर कर्नाटक का किला दीपों और पुष्पों से सजा प्रतीक्षा कर रहा था राजकुमारी भानुमति के बारात का। जब दूर से बारात के नगाड़ों की ध्वनि सुनाई दी, तो किले की प्राचीरों पर खड़े सैनिकों ने सूचना दी कि महोबा की बारात आ पहुंची है। मुख्य द्वार पर आम्रपल्लव और फूलों की बंधनवार झूल रही थी। राजमहल की स्त्रियां आरती की थाल लिए खड़ी थी। जो ही अमरजीत का घोड़ा द्वार पर रुका, तब शंखनाद हुआ, ढोल बजे और महिलाओं ने मंगल गीत आरंभ कर दिए। उनकी मधुर आवाजों में आशीष थी, लाज थी और आनंद की तरंगे थी। राजमाता ने स्वयं आरती उतारी, अक्षत और पुष्प की वर्षा हुई। अमरजीत ने विनम्रता से शीश झुकाया, तब कन्याओं ने कुमकुम से उसका तिलक किया। पूरा कर्नाटक आज उल्लास से भरा था। बालक छतों से फूल बरसा रहे थे, सैनिक मुस्कुरा रहे थे, दासियां दीप लिए मार्ग दिखा रही थी। जहां कभी युद्ध की चर्चा थी, आज वहीं प्रेम और बंधन की बातें थी। राजा चंद्रन स्वयं आगे बढ़े और अमरजीत को गले लगाया। यह दो वीर राजवंशों का मिलन था, जहां अब शत्रुता का कोई स्थान नहीं था। राजमहल के प्रांगण में स्वर्ण स्तंभों से सजा मंडप बना था। चारों ओर केसर, गुलाब और चंदन की सुगंध थी। मंडप के मध्य पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। वेद मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। जब भानुमति को सखियां लेकर आई, तब लाल चुनरी में ढकी झुकी निगाहें, मंद मुस्कान, जैसे पूरा प्रांगण थम सा गया। राजकुमारी की सुंदरता देखकर अमरजीत की दृष्टि एक क्षण को स्थिर हो गई। उसकी वीरता के भीतर का कोमल हृदय जाग उठा। सबसे पहले जयमाला की रस्म हुई। भानुमति ने कांपते हाथों से पुष्पमाला उठाई। क्षण भर के लिए उसकी आंखें अमरजीत से मिली और फिर झुक गई। माला भानुमति के गले में पड़ते ही नगाड़े गूंज उठे, जयघोष हुआ। फिर अमरजीत ने भी माला पहनाई। उसकी आंखों में सम्मान और प्रेम दोनों झलक रहे थे। राजा चंद्र ने अपनी पुत्री का हाथ अमरजीत के हाथों में रखा। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। उसने कहा, आज से यह तुम्हारी अर्धांगिनी है। इसकी रक्षा और सम्मान तुम्हारा धर्म है। फिर अमरजीत ने गंभीर स्वर में प्रतिज्ञा की कि मैं प्राण देकर भी अपने धर्म की रक्षा करूंगा। फिर मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जल अर्पित हुआ। यह केवल विवाह नहीं, बल्कि दो कुलों का मिलन था। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। हर फेरे पर एक वचन, धर्म का पालन, समृद्धि का साथ, प्रेम और सम्मान, संतति और परिवार, सुख दुख में संग, सदाचार, जीवन भर अटूट निष्ठा। जब 7वां फेरा पूर्ण हुआ, तो दोनों अब केवल 2 व्यक्ति नहीं रहे, वो एक जीवन बन गए थे। कर्नाटक के किले में उस रात दीपों की पंक्तियां थी। आकाश में आतिशबाजी, धरती पर उल्लास। जहां कभी रणभेरी बजती थी, वहां आज शहनाई की मधुर तान थी। इस प्रकार महोबा के वीर अमरजीत और कर्नाटक की राजकुमारी भानुमति का विवाह केवल 2 हृदयों का नहीं, बल्कि 2 राज्यों के प्रेम और शांति का प्रतीक बन गया। अग्नि के 7 फेरे पूर्ण हुए, मंगल गीत थमे, दीप अभी भी जल रहे थे, पर अब वातावरण में एक मधुर उदासी घुलने लगी थी।
राजमहल का वही प्रांगण जो कुछ ही क्षण पहले जयघोष से गूंज रहा था, अब आंसुओं की चमक से भीग उठा। राजकुमारी भानुमति के विदाई का समय आ पहुंचा था। कर्नाटक के महाराज चंदन अपनी पुत्री के समीप आए। आज वह राजा नहीं, केवल एक पिता थे। जैसे ही राजा ने भानुमति के मस्तक पर हाथ रखा, आंखों में वर्षों की मधुर यादें तैर उठी। राजकुमारी की पहली मुस्कान, पहला कदम, पहली बार पिता कहकर पुकारना, यह सब याद आते ही उनकी बाणी भर्रा गई। राजा चंदन ने कहा, बेटी, आज से तुम्हारा घर महोबा है, पर यह किला सदैव तुम्हारा रहेगा। भानुमति के नेत्र से अश्रुधारा बह निकली। उसने पिता के चरण स्पर्श किए। राजमाता ने उन्हें अंक में भर लिया। दोनों के आंचल आंसुओं से भीग गए। राजा चंदन ने अपनी पुत्री को विदा करते समय केवल आभूषण ही नहीं, अपना हृदय भी सौंप दिया। दहेज स्वरूप उसने बहुत सारे धन प्रदान किए। सैकड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भरे रजत कलश, रत्न जड़ित हार, कंगन और मुकुट, हाथियों की एक सजी हुई कतार, दर्जनों अच्छे नस्ल के घोड़े, उत्तम वस्त्रों और रेशमी पटों से भरे संदूक, सुगंधित चंदन और केसर के भंडार और सीमा पर स्थित उपजाऊ भूमि का एक भाग। पर इन सबसे अधिक मूल्यवान था दो राज्यों के बीच शांति और मैत्री का वचन। किले के द्वार पर प्रजा एकत्र थी। बालक हाथों में पुष्प लिए खड़े थे। जब भानुमति रथ की ओर बढ़ी तो छोटे बच्चों ने रोते हुए पुकारा, राजकुमारी जी, जल्दी लौटना। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, पर उनके स्वर में करुणा की हल्की लहर थी। फूलों की वर्षा हुई। दीपों की पंक्तियां मार्ग के दोनों ओर सजी थी। सैनिकों ने सलामी दी। ढोल धीमे बज रहे थे, मानो स्वयं भी विदाई की वेदना अनुभव कर रहे हो। अमरजीत ने आगे बढ़कर भानुमति को रथ में सहारा दिया। उसकी आंखों में दृढ़ता और एक मौन आश्वासन था। रथ के पहिए धीरे धीरे घूमे, घोड़ों की टापें गूंजी और कर्नाटक का किला धीरे धीरे दूर होता गया। भानुमति ने आंचल से आंसू पोंछे और अंतिम बार अपने जन्म स्थल को नमन किया। इस प्रकार महोबा के वीर अमरजीत और कर्नाटक की राजकुमारी भानुमति का मिलन संभव हो पाया, जो केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि वह था वीरता और कोमलता का संगम, रण और प्रेम का संतुलन, दो राज्यों के हृदयों का मिलन। जहां कभी तलवारें टकराई थी, वहां अब रिश्तों की डोर बंध चुकी थी। समय बीता और इतिहास ने इस विवाह को शांति और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्मरण किया। और इस प्रकार अमरजीत और भानुमति की कथा वीरता से प्रारंभ होकर प्रेम, त्याग और शांति के स्वर्णिम अध्याय पर समाप्त हुई। जहां धर्म है, वहां विजय है। जहां प्रेम है, वहां सदा स्थायी शांति है। साथियों, यह कहानी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। और आल्हा ऊदल की वीर गाथा की अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं आप, यह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।